मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद कुषाण और सातवाहन जैसे बड़े साम्राज्यों ने जन्म लिया, जिनका ईसा की 3री सदी में अंत हो गया और उदय हुआ गुप्त साम्राज्य, जिसने 1 सदी से भी अधिक समय के लिए उत्तर भारत को एकजुट रखा। भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य का कालखंड सुवर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त काल में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी काफी परिवर्तन हुआ। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त राजाओं ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार करके उसे एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। यह जानकारी गुणाकार मोळे और प्राध्यापक डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय लिखित किताबों पर आधारित है। (1785 में कलकत्ता के हुगली नदी के समीप काली घाट स्थान पर गुप्त साम्राज्य की सुवर्ण मुद्राएं मिली। 1837 में ब्राह्मी लिपि ज्ञात होने के बाद इन सिक्कों पर अंकित मुद्रा लेख पढ़ पाना संभव हुआ। इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया। गुप्त राजा विष्णु भक्त थे, क्योंकि मुद्राओं पर राजा के साथ गरुड़ ध्वज दिखाई देता है, जैसे हमें कुषाण सिक्कों पर कुषाण राजा त्रिशूल के साथ दिखाई देता है। गुप्तों ने चांदी, तांबा और शीशे के बहुत ही कम सिक्के जारी किए। शुरुआती गुप्त सुवर्ण मुद्राएं रोमन कुषाण राजाओं की मुद्राओं से प्रभावित रही। गुप्त सुवर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। गुप्त सुवर्ण मुद्राओं के ऑपोजिट साइड पर राजाओं को विविध शस्त्रों के साथ पराक्रम करते हुए चित्रित किया गया है। गुप्त सुवर्ण मुद्राओं के रिवर्स साइड पर दुर्गा, गंगा, लक्ष्मी आदि देवियों के चित्र अंकित किए गए हैं, देखने के लिए मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुधगुप्त ने चांदी के सिक्के भी जारी किए। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये सिक्के शक क्षत्रपों के प्रदेश पर अधिकार करके उनके चांदी की सिक्कों का अनुकरण किया। पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में जानकारी ली थी, और इस वीडियो में हम समुद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के सिक्कों के बारे में जानकारी लेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था, जब व्यापार, साहित्य, गणित, आयुर्वेद, कला, शिक्षण आदि विभागों में प्रगति देखने के लिए मिलती। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जो अलग अलग विभागों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनमें कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वानों का समावेश होता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन कार्यकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण के लिए आए थे, जिसने उस वक्त की भारतीय जीवन शैली, सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में लिखा है, जिससे भारतीय समृद्धि, अच्छी शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता समुद्रगुप्त की अश्वमेध, परशुधारी सिक्के बंद किए और व्याघ्र निहंता और वीणाधारी प्रकार के सिक्कों की जगह सिंह निहंता और पलंग प्रकार के सिक्के जारी किए। सिंह निहंता सिक्के कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन सिक्कों पर कलाकार ने राजा के शौर्य और आत्मविश्वास को बड़ी खूबी से अंकित किया है। चंद्रगुप्त संभवतः एक कुशल अश्वारोही रहा होगा, इसलिए उसने अश्वारोही प्रकार के भी सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त का नामकरण कुमार यानी कार्तिकेय के नाम पर हुआ था। इस कारण शायद उसने उस देवता के प्रति आदर भाव दिखाने के लिए कार्तिकेय प्रकार के सिक्के जारी किए थे। इस सिक्के पर खड़ा राजा मोर को अंगूर खिला रहा है और मुद्रा लेख है, अपने गुणों से विजयी महेंद्र कुमार। कुमारगुप्त ने खड़गहस्त, गजारोही, सिंह निहंता ऐसे अलग अलग सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त प्रथम का शासनकाल काफी संकटमय रहा। उस समय भारत पर उन्होंने हमला कर दिया था। स्कंदगुप्त को अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी।
और इस प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रभाव उनकी मुद्राओं पर भी पड़ा देखा जा सकता है। स्कंदगुप्त ने धनुर्धारी, राजा लक्ष्मी, छत्र और अश्वारोही प्रकार की सुवर्ण मुद्राएं और चांदी के सिक्के जारी किए। उसे नए किस्म के सुवर्ण मुद्राएं जारी करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। स्कंदगुप्त के बाद बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त नामक शासकों के भी सुवर्ण मुद्राएं मिली। गुप्त साम्राज्य का कालखंड वास्तु, कला, ज्ञान, भाषा, मंदिर स्थापत्य का सुवर्ण युग था, जो हमेशा भारतीय इतिहास में अग्रक्रम में रहेगा।